चलो इकोनॉमिक्स के वन लाइनर देखते हैं। टोटल मैं 150 वन लाइनर कराऊंगा। आज के सेशन में 50 वन लाइनर होंगे और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। 50 वन लाइनर बहुत सारे टॉपिक को कवर कर देगा, एकदम की पॉइंट्स हैं। ये वो पॉइंट है भैया जो एग्जाम में पूछे गए हैं और उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसी को वन लाइनर फॉर्म में डाल दिया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले नेशनल इनकम वाला टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है? नेशनल इनकम एनआई किससे निकाला आता है? जीडीपी जीएनपी से। जीडीपी जीएनपी से निकाला आता है। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बोले सर ये होता क्या जीडीपी? तो एक साल में हमारे डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत, हमारी घरेलू सीमा डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत जितने भी वस्तु और सेवा हैं, जितने भी गुड्स और सर्विस हैं, उसके मॉनेटरी वैल्यू यानी कि मौद्रिक कीमत, मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाती है? जीडीपी कहलाती है। ठीक है, जीडीपी कहलाती है। जो भी वस्तु और वस्तुओं का उत्पादन हुआ, सेवाएं दी गई, सेवाएं प्रदान की गई, उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या उस किस में इंक्लूड होगा? जीडीपी में इंक्लूड होगा। ठीक, डोमेस्टिक से नेशनल चले जाते हैं, उसका एक अलग कंसेप्ट है, उसको बताऊंगा। उस नेशनल में थोड़े से परिवर्तन होते हैं। एनडीपी, ये एनडीपी एनएनपी सब का फॉर्मूला पूछा जाता है। देखो मान के चलो आपके पास जीडीपी है, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट तो चेंज नहीं होगा, ये डोमेस्टिक से नेशनल हो सकता है और ये ग्रॉस से नेट हो सकता है। ये ग्रॉस से नेट हो जाएगा, नेट हो जाएगा तो एनडीपी। तो क्या करते हैं, ग्रॉस से अगर मुझे नेट जाना है तो ग्रॉस में क्या घटा देना? डेप्रिसिएशन घटा देना, या कि हास, मूल्य हास बोलते हैं। तो भैया जीडीपी में अगर आप डेप्रिसिएशन घटा दोगे, यानी कि ये ग्रॉस को मुझे नेट करना है, बाकी देखो डीपीडीपी सेम है, ग्रॉस से मुझे नेट जाना है तो क्या माइनस कर दूंगा? उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, तो नेट आ जाएगा, नेट की वैल्यू आ जाएगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको जीएनपी दिया हुआ है, ये देखो जीएनपी दिया हुआ है, जीएनपी से डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो एनपी एनपी तो सेम रहेगा, बस ये जो जी है ना, जी यानी कि ग्रॉस, ग्रॉस से ये क्या पहुंच जाएगा? नेट पहुंच जाएगा। ठीक है, ग्रॉस से क्या पहुंच जाएगा? नेट पहुंच जाएगा। इतना क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। पर कैपिटल इनकम बराबर क्या है? तो पर कैपिटल इनकम बराबर होता है नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन में कैसा पॉपुलेशन? टोटल पॉपुलेशन की वर्किंग पॉपुलेशन। तो याद रखना टोटल पॉपुलेशन। सपोज पूरे भारत देश की राष्ट्रीय आय मान के चलो 1 लाख रुपए, समझने के लिए ना भाई, 1 लाख रुपए। पूरे भारत देश की राष्ट्रीय आय कितना? 1 लाख रुपए है। और पूरी जनसंख्या कितनी है बोले? तो जनसंख्या है सर बोले 200, पूरी जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन है सब नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा? 2020 काट दो भैया और यहाँ से 500, तो पर प्रति व्यक्ति आय कितना रुपए है? 500 रुपए। इतना याद रखना। क्लियर? तो पर कैपिटल इनकम बराबर क्या होता है? नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या। भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी ने ही लगाया था। याद करो 1867 में इनकी एक किताब पब्लिश हुई थी जिसमें ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत भी दिया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी की किताब है। तो उस समय इन्होंने नेशनल इनकम निकालने का सबसे पहले प्रयास किया था और उस समय दादा भाई नौरोजी जी ने पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। इतना कमाता है एक साल में आदमी, ऐसा ये बताया हुआ था। ठीक है, और इसी समय वो गरीबी के बारे में भी थोड़ा खोजबीन किए, तो गरीबी का भी कैलकुलेशन उन्होंने किया है ना, गरीबी रेखा के बारे में बात की। तो पॉवर्टी, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, पर कैपिटल इनकम 20 रुपए बताया था। इसको आप याद रखेंगे। आधुनिक राष्ट्रीय आय के जनक किसको बुलाता है? साइमन कुजनेट्स को। साइमन कुजनेट्स के बारे में आप याद रख लेंगे। देखो इन साइमन कुजनेट्स नहीं, नेशनल इनकम की इन्होंने साइंटिफिक डेफिनेशन दिया है। नेशनल इनकम की साइंटिफिक डेफिनेशन दिया हुआ है किसने? साइमन कुजनेट्स ने। ठीक है, और इसलिए इनको याद रखना, फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो आधुनिक राष्ट्रीय आय के जनक, राष्ट्रीय आय के जनक नहीं, आधुनिक यानी कि मॉडर्न नेशनल इनकम के जनक किसको बोला जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को बोला जाता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर।
अगला सवाल देखते हैं, जीडीपी की गणना कौन करता है? तो सीएसओ लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर मैं कुछ आपको सुधार करवाता हूं, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है, उसके बाद नहीं पूछा गया। तो ये सब जगह में इकोनॉमिक्स में जो पूछे ना, उसी को मैंने वन लाइनर फॉर्म में बना हुआ है। तो जीडीपी की या जीडीपी दे रहा है या आपको नेशनल इनकम दिया रहे, तो भारत में जीडीपी या नेशनल इनकम की गणना यानी कि कैलकुलेशन कौन करता है? तो पहले देखो, दो संस्था थी, एक संस्था थी सीएसओ और एक संस्था थी एनएसएसओ। याद रखना, सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, एनएसएसओ को भी फुल फॉर्म रखना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इन दोनों को कब मिला दिया गया? इन दोनों को 2019 में मिला दिया गया और एक नई संस्था इजाद हुई, एनएसओ। एनएसओ का फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो अब पूछे जीडीपी या नेशनल इनकम की गणना कौन करता है? तो सीएसओ नहीं, आप क्या जवाब लेंगे? अब कौन करता है? एनएसओ करता है, याद रहेगा कौन करता है? एनएसओ करता है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर। चलिए जी, डेप्रिसिएशन बराबर मूल्यह्रास जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब से की जा रही है? नेशनल इनकम आजादी के बाद से। ये आजादी के बाद की बात है ना, ऐसा नहीं कि दादा भाई नौरोजी वाला आप 1867 ले लिया, ऐसा मत करना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना यानी कि आजादी के बाद से कब की जा रही है? 1949 में। और उस समय किसके माध्यम से किया जाती थी? तो नेशनल इनकम कमेटी के माध्यम से, एनआईसी। एनआईसी बोलते थे, नेशनल इनकम कमेटी, नेशनल इनकम कमेटी। ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगा। तो जो चीज़ें मैं कोर्स वाले लोग के लिए भी बता देता हूँ कि कई सारा वीडियोस हम लोग यूट्यूब पे भी डालते हैं, और ज़्यादातर कोर्स के वीडियोस यूट्यूब पे नहीं डालते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यूट्यूब पे डलती हैं। तो उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भी मिल जाता है। ये तो कोर्स में है तो कोर्स में मिल ही जाएगा, आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, और जो फोल्डर है उसमें भी मिलेगा। और जो ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहा है उनको ये टेलीग्राम चैनल में, हमारा टेलीग्राम का चैनल का नाम है योगेश ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। चलो, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी देखो, सेक्टर से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो 3 प्रकार के सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर बोला जाता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी या टर्शरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक है ना। तृतीयक दो, तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को, सर्विस सेक्टर को तृतीयक क्षेत्र भी बुलाता है, सर्विस सेक्टर को तृतीयक क्षेत्र भी बुलाता है। बोले इसमें क्या क्या आ जाएगा सर? सेवा क्षेत्र, सेवा वाला ध्यान रखना, इसमें किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है, सिर्फ सेवाएं दी जाती हैं। जैसे बैंकिंग हो गया, बैंकिंग सर्विस हो गया, हेल्थ सर्विस हो गया, एजुकेशन सर्विस हो गया, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, आईटी सेक्टर, ये सब है ना। तो ये सब आप क्या है? सर्विस दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का हो गया, और क्या? आईटी सेक्टर हो गया, सारे सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। आपका जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें उद्योग आ जाता है, यानी कि फैक्ट्री आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया। क्लियर। निर्माण इसी में आ जाता है, द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट इसमें आ जाता है। क्लियर। फिर प्राथमिक क्षेत्र में देखे जाए तो एग्रीकल्चर है, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वन है, मछली पालन, पशुपालन, खेती किसानी, सब चीज इसी में आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। क्लियर। अगर इन तीनों सेक्टर में मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान देने वाला सेक्टर कौन सा है, तो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र। याद रहेगा कौन सा? सेवा क्षेत्र, याद रहेगा। चलो ठीक है। उसके बाद संगठित क्षेत्र में क्या क्या आता है? गवर्नमेंट एंड रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, उसमें सब है। तो संगठित क्षेत्र यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या क्या आते हैं? तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट द्वारा जितने भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो इन सेक्टर के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको भैया नियमित सैलरी मिलता है ना, पूरे अलाउंस मिलते हैं, पेंशन हो गया, ये सब संगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसमें कृषि हो गए, छोटे उद्योग हो गए, ये सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, छोटे मोटे मजदूर, दुकान, ये सब शामिल हो जाता है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, 17 पॉइंट में फटाफट करते हैं। पब्लिक सेक्टर का क्या अर्थ है? गवर्नमेंट ओनरशिप। पब्लिक सेक्टर का क्या अर्थ है? गवर्नमेंट ओनरशिप, मतलब सरकार का वहां पे स्वामित्व है। प्राइवेट सेक्टर मतलब
जो प्राइवेट लोगों का ओनरशिप रहे, निजी स्वामित्व है। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई कर। भारत में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? आईटी एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री का है। बैंकिंग से संबंधित कुछ सवाल देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई? ये तो लाइन से याद रख लेना भैया। आरबीआई की स्थापना दरअसल आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई है। कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935 में हुआ है। फिर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बॉम्बे में, मुंबई में, लेकिन पहले दूसरी जगह था, पहले कोलकाता था। ठीक है, पहले कोलकाता था, अभी मुंबई है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके अलावा भारत आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख, लेकिन पहले गवर्नर बोले तो उस्मान स्मिथ। उस्मान स्मिथ पहले भारतीय गवर्नर, तो देसी सबसे याद रखना, देसी गवर्नर कौन थे? देशमुख, सीडी देशमुख। इतनी सी बात याद रहेगी। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। कौन से एक्ट के तहत हुई? 1934। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? उस्मान स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। रेपो रेट कौन तय करता है? आरबीआई। रेपो रेट कौन तय करता है? आरबीआई। तो रेपो रेट इसको मैं बता देता हूँ, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये लाइन से भी मैं आपको सीआरआर, एसएलआर, ये सबको एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ ये लाइन से। ठीक है, देखो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आरआर रेपो रेट, आरआरआर रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये 4 चीज एकदम वीवाईएमपी है, इसको आपको ध्यान देना है। क्या है? तो बैंक के कुल जमा का, यानी कि टोटल डिपॉजिट का वो हिस्सा जो बैंक आरबीआई के पास रखवाए। सीआरआर मतलब क्या है? बैंक के टोटल डिपॉजिट का, कुल जमा का वो हिस्सा जो बैंक आरबीआई के पास रखवाएगी, उसी को क्या बोलते हैं? सीआरआर हिस्सा। जैसे सीआरआर मान के चलो 4%, उदाहरण के तौर पे, तो अगर बैंक के पास 1000 रुपए है तो 40 रुपए वो आरबीआई के पास जमा करवाएगी। किस फॉर्म में? तो याद रखना, ओनली कैश फॉर्म में। ओनली किसमें? कैश फॉर्म में। फिर कुल जमा का वो हिस्सा जो बैंक खुद अपने पास रखती है, बैंक खुद अपने पास रखती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मान के चलो जैसे 20% एसएलआर है, तो 1000 रुपए में लगभग वो 200 रुपए किसके पास रखेगा? अपने पास ही जमा रखेगा। ठीक है, अपने पास ही जमा रखेगा। और वो कैश फॉर्म में ही होगा क्या? नहीं, बिल्कुल कैश में भी हो सकता है, गोल्ड में भी हो सकता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में भी हो सकता है, सरकारी प्रतिभूतियों के भी रूप में हो सकता है। ध्यान देना। जैसे चलो मैं इन दोनों को बता देता हूं, उसके बाद बताऊंगा तो ज्यादा आप अच्छे से क्लिक कर पाओगे। रेपो रेट, तो रेपो रेट वो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट है ना, ये इंटरेस्ट रेट है, परसेंटेज है। रेपो रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, जिस दर से आरबीआई बैंक को लोन देती है। जैसे बैंक को भी लोन लेना है, 1000 रुपए मान के उसने लोन लिया, तो भैया बोले कि 6% तुम ब्याज देना, ओके। तो रेपो रेट क्या है? वो इंटरेस्ट रेट है जिसमें आरबीआई बैंकों को लोन देती है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? इसमें वो रेट है जिस रेट से बैंक आरबीआई को लोन देती है, रिवर्स रेपो रेट हो गया। अब इन दोनों में तो भैया ब्याज मिलेगा, लेकिन मुझे ये बताओ सीआरआर में भैया आरबीआई अपना पैसा, सॉरी आरबीआई बोलता हूं, बैंक, कोई भी बैंक है अपना पैसा आरबीआई के पास रखवा रही है, उसको ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताओ, मिलता है कि नहीं मिलता सीआरआर में? शेयर मार्केट देखो एकदम ज्यादा वहां से सवाल नहीं पूछते सर जी, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स है, इसको इसमें इंक्लूड किया हूं मैं। आप जो शेयर मार्केट को बोल रहे हो ना, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरेंस क्या होता है, वो सब पॉइंट को इंक्लूड किया हूं जो सवाल वहां जहाँ से पूछे जाते हैं। और आपका निफ्टी हो गया, निफ्टी 50, सेंसेक्स क्या है, इंडेक्स क्या है, वो सब पूछे जाते हैं, उसको मैंने इंक्लूड कर दिया है। जी नवद लाल जी बोले, नवदा लाल जी, कविता मैडम बता रही नहीं मिला, नहीं मिलता है, ओके ठीक है, नहीं मिलता। याद रखना, इसमें क्या आरबीआई बैंक को इंटरेस्ट देती है? नहीं देती है। ठीक है, पैसा नहीं देती है। एसएलआर में देगा क्या? इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे मैं एक जेब से उठा के यहाँ अपने पास पैसा रख लो और बोलूं ब्याज दो, तो नहीं, इसमें भी ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, ये इन दोनों में तो ब्याज का ही खेल है, ये ब्याज का ही खेल है। क्लियर? अब इतना मैं आपको बता दूं, सोचो अगर मुझे महंगाई कम करनी है, महंगाई कम करी, महंगाई मतलब होता है इन्फ्लेशन, तो ये सीआरआर, एसएलआर, आरआरआर, एमएसएफ, ये दुनियादारी चीजें हैं। इसको, ये जितने भी पॉलिसी हैं, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेट या रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट,
इन सभी में से कुछ भी मैं बढ़ाऊंगा तो मेरा जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये मुझे बता दो बस एक शॉर्ट फॉर्म में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये मुझे एक्सप्लेन कर दो। कम होता है, बढ़ता है, क्या होता है, ये बता दो मुझे। कम होगा, बढ़ेगा? चलो, कम होगा सही जवाब है। देखो, इस पे कंफ्यूज मत होना, मैं उसका पूरा मैकेनिज्म बता देता हूँ क्यों कम होगा। सीआरआर इन लोग में ना इनवर्स रिलेशन होता है, जैसे ये बढ़ा इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। समझना बात को, मान के चलो बैंक 1000 रुपए, 1000 रुपए में 40 रुपए किसके पास रखवा दी, बैंक के पास हो गया। तो बैंक के पास कितने बचे, 960 रुपए बचे। अभी ये बाकी चीज पटा देना, सिर्फ सीआरआर की बात करते हैं। 4% सीआरआर था, 40 रुपए बैंक ने आरबीआई के पास रखवा दिए, बचा 960 रुपए। इसी 960 रुपए को तो वो लोन के रूप में दे सकती है, लोन के रूप में दे सकती है, ठीक है। अब 960 रुपए मार्केट में गया लोन, आपके पास, आप जितना भी बाइक खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, घर बना रहे हो, लोन के पैसे से बनाए हो, ठीक है। अगर आपको लोन नहीं मिलेगा ना तो आप फिर डिमांड नहीं करोगे। और ध्यान रखना, जितना ज्यादा डिमांड होता है उतना ज्यादा महंगाई बढ़ता है। 960 रुपए लोन दिए, इस लोन से लोगों ने क्या खरीदा, सामान खरीदा, परचेजिंग पावर बढ़ गई लोगों की, परचेजिंग पावर बढ़ गई। परचेजिंग पावर बढ़ गई तो क्या बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है। और जैसे ही डिमांड बढ़ती है ना तो कीमतें भी बढ़ जाती है, और कीमतें बढ़ गई मतलब महंगाई बढ़ गया। बोले सर क्या क्या बोल दिया एकदम स्पीड में, और लिख भी ऐसे रहो, समझो फिर से। 40 रुपए आरबीआई के पास सीआरआर था, 960 रुपए में, ध्यान दो, 960 रुपए बैंक ने लोन दे दिया, किसको, लोगों को लोन दे दिया। तो भैया लोगों के पास पैसा आ गया खरीदने के लिए, खरीदेंगे, डिमांड करेंगे, कार का, बाइक का, जो भी चीजें हैं उसका डिमांड करेंगे। डिमांड करेंगे तो जिसकी जितनी ज्यादा डिमांड हो उतना होता। शाहरुख खान का डिमांड है भैया, इसलिए उसको अगर अपन एडवर्टाइजमेंट के लिए अनुज शर्मा को क्यों रखे भाई, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं, उनका भी वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं शाहरुख खान जी की और डिमांड ज्यादा है तो भैया उनको डिमांड मतलब करोड़ों रुपए चल देते हैं, नहीं। तो जिसका जितना ज्यादा डिमांड उसका उतना प्राइस, ठीक है। फिर जैसे प्राइस बढ़ेगा मतलब महंगाई बढ़े, महंगाई का मतलब ही कि प्राइस बढ़ गया तो महंगाई बढ़ गई। इतनी सी बात क्लियर। चलो, अब ये सीआरआर को भैया 40 नहीं किए, क्या कर दिया, 80 कर दिया। तो 960 रुपए मार्केट में नहीं जा पाएगा, अब जाएगा कितना, 920 रुपए। तो कहीं ना कहीं 40 रुपए का तो डिमांड कम होगा, थोड़ा सा तो हिस्सा बढ़ेगा, तो महंगाई उसमें कंट्रोल हो जाती है। तो जितना भी ये सब आइटम बढ़ेगा इन्फ्लेशन कम होगा। ये रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों में ध्यान रखना है ना। आगे बढ़े। बैंक किसको क्रेडिट क्रिएट करती है, डिपॉजिट को, जो पैसा आता है उसी को ही लोन के रूप में देती है। ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है, मुद्रास्फीति का मतलब है वस्तुओं की कीमत बढ़ना। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। तो भाई देखो, कुछ टर्म्स मैं समझाता हूं, एक समझाता हूं इन्फ्लेशन, एक है डिफ्लेशन, एकदम शॉर्ट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आपका, एक है स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, और एक है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन, एक और समझ लो हाइपर इन्फ्लेशन, और एक समझ लेना स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ठीक। इन्फ्लेशन मतलब 100 रुपए का आइटम है, 100 रुपए का सामान है, 100 का 110 रुपए हो गया। एक क्या है, महंगाई बढ़ गई, वस्तुओं की कीमत बढ़ना महंगाई कहलाती है इन्फ्लेशन। 100 रुपए था, अब 90 रुपए हो गया। 100 रुपए का आइटम कितना हो गया, 90 रुपए हो गया। इसको क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन, मतलब यानी कि महंगाई घट गई, ठीक है, डिफ्लेशन। उसके बाद डिसइन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी जरूर लेकिन रेट कम हो गया, महंगाई बढ़ती है लेकिन रेट कम हो गया। जैसे मान चलो 100 से एक साल 110 रुपए हुआ, अब अगले साल 110 का 120 लगभग होना चाहिए था लेकिन 105 हो गया। तो महंगाई लगभग पहले जो 10% से बढ़ती थी 5% से बढ़ा, इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा रेट बढ़ जाना, 100 रुपए का 200 हो गया, इसको क्या बोलेंगे, दुगना हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, बहुत ज्यादा डिमांड हो जाता है, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है, तो हाइपर इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें महंगाई बेरोजगारी को जन्म दे देती है,
महंगाई बेरोजगारी को जन्म देती है, यानी कि किसी मार्केट में इन्फ्लेशन भी, महंगाई भी रहे और बेरोजगारी भी रहे, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। क्लियर? सभी पॉइंट क्लियर? देखो इन्फ्लेशन को ना मैं और 3 भागों में बांट सकता हूं। इन्फ्लेशन को, महंगाई क्यों बढ़ती है उसके हिसाब से मैं 3 भागों में बांट सकता हूं। एक को बोलूंगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और तीसरा होता है, या आप इसको ना एक मैं टर्म देना चाहूं, स्ट्रक्चरल बोल सकता हूं। फिलहाल एक टर्म दे रहा हूं, एक छोटा सा टर्म, उसके अंदर मैं चीजों को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अचानक से किसी का डिमांड बढ़ गया। एप्पल का जो मोबाइल है उसका प्राइस ज्यादा इसीलिए है क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है। अगर कोई डिमांड करना छोड़ देगा ना, तो किसी को कोई लेना नहीं एप्पल का, तो ऑटोमेटिक उसका प्राइस कम हो जाएगा, कोई खरीदेगा ही। तो जिसकी ज्यादा डिमांड, अब डिमांड अचानक से और बढ़ रही है और बढ़ रही है, जानबूझ के ध्यान देना, जानबूझ के जो एप्पल फोन है उसकी अवेलेबिलिटी कम रखी जाती है, सप्लाई कम रखी जाती है। लोगों को मालूम चलेगा ना, वो तो मार्केट में आज बोलो आज एप्पल फोन मिल जाएगा बोले, तो उसकी वैल्यू नहीं करेंगे लोग, ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं करेंगे लोग। लेकिन पता कि अच्छा एप्पल कितने का मिल रहा है यार, अरे मिलना छोड़ो सर, अभी मिल ही नहीं रहा है बोले, 1,60,000 1,80,000 का मोबाइल है, अभी 2.5 लाख में मिलेगा बोले। अच्छा, मतलब लगेगा कि यानी उसकी डिमांड ज्यादा तो और उसका महंगाई बढ़ जाता है, ठीक है। तो जिसकी जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ने से महंगाई बढ़ जाए, ठीक है, डिमांड बढ़ने से महंगाई बढ़ जाए। अगर शाहरुख खान का मैंने उदाहरण दिया, शाहरुख खान जब सर्कस वाले में काम करता था तो भैया उसको उतनी डिमांड रही हुई कि नहीं, लेकिन जैसे ही बॉलीवुड स्टार बन गए अब उसको कोई एडवर्टाइजमेंट के लेगा तो बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? मान के चलो मैं एक पेन बेच रहा हूं, पेन की लागत पहले 10 रुपए थी तो उसको मैं 15 रुपए में बेच देता हूं। अब भैया पेन की लागत ही 15 रुपए हो गई तो मैं उसको 15 में नहीं बेच पाऊंगा, 20 में बेच पाऊंगा। तो अगर लागत बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ जाए तो उसको अपन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। और एक और स्ट्रक्चरल की वजह से है, यानी कि जैसे कोई क्या बोलना चाहिए उसको, ब्लैक मार्केटिंग कर दिया, ब्लैक मार्केटिंग कर दिए। सलमान खान की इसका उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, पहले ऐसे कभी कर देते थे, बसंत टॉकीज है, मालूम है भैया सलमान खान की मूवी निकलेगी मतलब पूरा मोहल्ला का मोहल्ला जाता है वहां देखने के लिए, पहले से 8-10 टोक टिकट खरीद लिए, 4-5 दोस्त गए एक्स्ट्रा टिकट खरीद लिए, किसी को नहीं मिल रहा है, 80 रुपए के बालकनी टिकट रहता था, एक काम करो भैया 100 में ले लो, वो देने के लिए तैयार भी होते हैं। क्या है? ब्लैक मार्केटिंग, ठीक। उसके बाद होर्डिंग बोलते हैं, जमाखोरी, जैसे शुगर का प्राइस, शक्कर का प्राइस बढ़ रहा है, जानबूझ के और उसको ना सप्लाई कम कर देते हैं, स्टॉक में रख लेते हैं, उसकी प्राइस और बढ़ जाती है, होर्डिंग, ऐसे कारणों की वजह से अगर बढ़ जाए। WPI CPI, चलो मैं ज्यादा समय नहीं लेता एक्सप्लेन करने में, कम समय में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूंगा। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो देखो ये प्राइस इंडेक्स क्या है? कीमतों में बदलाव, कीमतों में कितना बदलाव आ रहा है, कीमतों में बदलाव, चेंजेस इन प्राइस। लेकिन कैसी कीमतों में? होलसेल, थोक भाव है ना, थोक मुद्रा आप बोल सकते हो, उसमें बदलाव। और ये कंज्यूमर को क्या बोलेंगे? खुदरा, खुदरा मूल्य है नहीं, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? खुदरा, खुदरा स्तर पर। तो थोक स्तर पर खुदरा ही बोलेंगे, थोक स्तर पर होलसेल और खुदरा स्तर पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब कीमतों में कितना बदलाव आ रहा है। और जैसे कंज्यूमर भाई इतने इतने इतने, एक मान के चलो 10 टोक आइटम है जो बार बार खरीदता है, ब्रेड खरीदेगा, गेहूं खरीदेगा, चावल खरीदेगा, शक्कर खरीदेगा, तेल खरीदेगा, साबुन सोडा खरीदेगा, ये सब उसकी जरूरत है, उनमें कितना बदलाव आ रहा है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वही बताता है, ठीक है। पहले जो महंगाई है ना, इन्फ्लेशन है, वो WPI के हिसाब से मानते थे, करते थे, लेकिन अब किससे महंगाई किससे मापा जाता है? CPI से। तो महंगाई मापने का प्रमुख सूचकांक क्या है? CPI है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? भोजन और ईंधन को छोड़कर बाकी महंगाई बढ़ना कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। हाइपर इन्फ्लेशन, अत्यधिक तेजी से बढ़ती कीमतें हाइपर इन्फ्लेशन कहलाती हैं। कुछ बजट और टैक्सेशन के भी पॉइंट्स अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया। GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। GST का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के क्या उदाहरण है? इनकम टैक्स, IT इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है कॉर्पोरेट टैक्स, जैसे हमारे इनकम पर जो टैक्स लगता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स लगता है वो क्या है?
जो बिजनेस है, बड़े बड़े कंपनीज हैं, उन जो प्रॉफिट कमाती है उन पर टैक्स लगता है, क्या है वो? कॉर्पोरेट टैक्स है। तो ये डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण क्या है? जीएसटी, एक्साइज। अब लगभग सब एक्साइज ड्यूटी जीएसटी में ही मर्ज हो गई है। कस्टम ड्यूटी, जो बाहर से विदेश से सामान आते हैं ना, उस पर क्या लगते हैं? कस्टम ड्यूटी लगते हैं। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। चलो 5 पॉइंट और है। फिजिकल डेफिसिट, ये सब मैं समझा देता हूँ। डेफिसिट वाले पॉइंट्स को याद रखेंगे, जितने मैं लाइन से बहुत सारे डेफिसिट आपको बता देता हूँ। जैसे पहला है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट, तो बजट डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। बोले ये क्या आइटम है सर? अरे मान के चलो मैं सरकार हूं, सरकार समझने वालों, क्या सरकार? तो मैं सरकार हूं भैया, मैं 120 रुपए मेरे से खर्चे हो जा रहे हैं पूरे लोगों पर। कंस्ट्रक्शन करवा दिया, रोड बनवा दिया, लोगों को कोई योजना के माध्यम से लाभ दे दिए, 120 रुपए मेरे खर्च हो गए। लेकिन मैं कमाया कितना? आप ही से टैक्स, कमाने का क्या साधन रहेगा? टैक्स लूंगा। तो टैक्स ऐसे 100 रुपए कमाया और खर्चा करना 120, ये 120 हो गया और ये 100 रुपए हो गया, तो 20 रुपए का मेरा क्या निकल जाएगा? बजट डेफिसिट। इतनी सी बात समझ आई। फिर एक होता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर, टीई, टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो कुल खर्चे हुए हैं, माइनस इसमें देखो एकदम एक्यूरेट पॉइंट लिखा रहा हूं, उसको याद रखना। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या घटाते हैं? इसमें घटाते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, ये ब्रैकेट के अंदर, ये प्लस ब्रैकेट के अंदर क्यों बोल रहा हूं समझ जाओगे। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, इसको याद रखना। अगर ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट भी माइनस होगा और ये नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट भी माइनस होगा। ये फिजिकल डेफिसिट है हमारा, है ना। तो एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू तो बता दिया, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, लेकिन दरअसल ये पूरा इतना पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा डेफिसिट आप लिखेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, खाली रेवेन्यू, रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होना और रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि आय होना, तो ये रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। एक है आपका प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट जो फिजिकल डेफिसिट है ना, फिजिकल डेफिसिट, इसमें अपन क्या चीज को घटा देते हैं? जितना भी ब्याज भुगतान करते हैं यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट्स, जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट्स करते हैं उसको घटा देंगे तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, प्राथमिक डेफिसिट, है ना। अब ये इसलिए निकाला जाता है प्राइमरी डेफिसिट, ये देखने के लिए कि भैया ब्याज भुगतान को हटा के हमको कितना घाटा हुआ है, ब्याज भुगतान को घटा के मुझे कितना घाटा हुआ है, उसको ले क्या प्राइमरी डेफिसिट निकालते हैं। एक ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट है। इसमें इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? ट्रेड डेफिसिट आ जाता है। ठीक है, ये आप लोग अपनी टिप्पणी, अपनी राय जरूर व्यक्त करें। ठीक है, आप लोग भी जैसे बता रहे हैं क्विक रिवीजन कराना है, चाहे कोर्स में हो या यूट्यूब में जो बच्चे देख रहे हैं, ये सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। कोर्स वाली पे भी यूट्यूब में जाके लाइक और अच्छे कमेंट्स कर देना। इसके बारे में जो भी आपके विचार हो तो वहाँ पे व्यक्त कर सकते हो। ये रिवीजन मोड कैसा लग रहा है ये बता सकते हो आप। ठीक है, इसका पीडीएफ तो आप टेलीग्राम में ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, उसको सेशन को खत्म करते हैं। जो आपका देखो फिजिकल डेफिसिट, ये इसका डिटेल पॉइंट तो बता दिया। बजट डेफिसिट, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है आय से। इंडिया का बजट कौन प्रस्तुत करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है? जीरो बेस बजटिंग या जीरो बेस्ड बजटिंग, ये हर खर्च जीरो से जस्टिफाई करते हैं। क्या होता है समझाता हूँ। ग्रीन टैक्स को समझो, पर्यावरण संरक्षण के लिए लगाया गया टैक्स ग्रीन टैक्स कहलाता है। और ग्रीन फाइनेंस से समझ लेना, ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन फाइनेंस क्या होता है? ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना जो भैया पर्यावरण की सुरक्षा कर रहा हो। जैसे सोलर पैनल लग रहे हैं भैया, वो सोलर पैनल लगाने वाली कोई कंपनी है, वो जनरेट कर रही सोलर पैनल, बोले ठीक है उसको फाइनेंस कर दो, मतलब उसको पैसे दे दो, उधारी दे दो, लोन दे दो कम ब्याज दर पर, वो ग्रीन फाइनेंस कहलाएगा। ठीक है, ईवी चल रहे, जितने भी ईवी बाइक है, ईवी स्कूटी है, ईवी कार है, तो उन कंपनियों को फाइनेंस कर देना ग्रीन फाइनेंस कहलाएगा। और आमतौर पर इसमें कम ब्याज दर पर ही फाइनेंस कर देते हैं। क्लियर, तो ये सब ग्रीन फाइनेंस कहलाता है। और ग्रीन टैक्स जो पर्यावरण संरक्षण के लिए लगाया गया टैक्स है वो ग्रीन टैक्स हो गया। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है? मान के चलो मैं ये देख रहा हूं कि मैंने पिछले साल बाइक लिया, मेरे पास बाइक थी पिछले साल, और बाइक में मैं साल भर में 10,000 रुपए का पेट्रोल जलाता था। बाइक में कितना? 10,000 रुपये। अब मैं इस साल बजट बना रहा हूं तो मैं पिछले साल का रेफरेंस लूंगा कि नहीं लूंगा? कि पिछले साल बाइक चलाता था तो भैया 10,000 का पेट्रोल लगता था। अब इस साल भी बाइक चलाऊं तो पेट्रोल के दाम चूंकि बढ़ चुके हैं तो 10,000 की जगह 12,000 खर्चा होगा। बस
ऐसी बजट बनाऊंगा, पिछले साल का रेफरेंस लेते हैं। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में, जीरो बेस्ड बजट में पिछले साल का कोई भी रेफरेंस नहीं ले जाता, सारा चीज जीरो से देखा जाता है, सारा चीज जीरो से। क्यों? कुछ भी कारण हो सकता है। अरे मैं बाइक नहीं चला रहा हूं, अब मैं कार ले लिया, तो जहां बाइक में जा रहा हूं वहां कार से जाऊंगा तो 10,000 के 1,00,000 रुपए लगेगा, तो वो बजट ही पिछले साल के रेफरेंस से नहीं तय किया जाता है। ठीक है, तो जीरो बेस्ड बजटिंग में सब चीज शुरू से शुरुआत किया जाता है। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का 50 वन लाइनर। इसके अलावा एक और 100 क्वेश्चन है, मतलब ये टोटल आपका 150 वन लाइनर है। इसके बाद लेक्चर में मैं पूरा 150 तक का खत्म करा दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ करो।